नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अभिषेक उपाध्याय में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपना पहला पॉडकास्ट मिस्टर शांतनु मिश्रा जी के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये पॉडकास्ट करना क्यों जरूरी है और आगे हम इस पॉडकास्ट की क्यों सीरीज लेकर के आ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मार्केट में सेल्स की डिफिकल्टीज होती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, या जो सेल्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आफ्टर एमबीए अपने करियर सेल्स में देखना चाहते हैं, वो लोग रियलिटी जानना चाहते हैं कि एक्चुअली सेल्स का करियर है कैसा, क्या क्या अच्छा लगता है, क्या वहां बुराइयां होती हैं, मैं कैसे अपने आप को वहां निखार सकता हूं, कैसे फिट कर सकता हूं, मार्केट में जाके कैसे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कई सारे चैलेंजेस आप लोगों के माइंड में आते हैं, कई सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। तो इस पॉडकास्ट सीरीज के माध्यम से मैं आने वाले दिनों में कई सारे सेल्स पर्सन के साथ में मिलने वाला हूं, जिन लोगों को 10 साल से ज्यादा का अनुभव होगा और बहुत अच्छे पैकेज पे बहुत अच्छी कंपनियों में जो आज काम कर रहे होंगे, वो लोग हमारे साथ हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में होंगे। तो हमारे जो पहले गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट सीरीज के, मैं स्वागत करना चाहूंगा तालियों के साथ में मिस्टर शांतनु मिश्रा जी का। शांतनु मिश्रा जी मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस है सेल्स का, और हम लोगों का आज मार्गदर्शन करने वाले हैं, हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। और जो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं सेल्स से रिलेटेड, कि जब जो मैं वीडियोस बना रहा था उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे थे, वो भी हम आज शांतनु मिश्रा जी के साथ पूछेंगे। वेलकम टू शांतनु मिश्रा जी। एक बार अपने बारे में बताएं और मेरी ऑडियंस को भी प्लीज बताएं कि आपने आज तक किन किन कंपनियों के साथ में काम किया, हम लोगों को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। ओवर टू यू। तो अभिषेक जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी आउट, है ना? वेलकम सर। एंड यस, थैंक यू। तो तो I have worked with several companies. I have worked with Carrefour, है ना? I started my career with Carrefour. Currently, I'm working with Bacardi. इससे बकाडी, पहले वेरी गुड सर। बकाडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना? जो रम्स वगैरह बनाती है। एंड इससे पहले आई वाज वर्किंग फॉर GlaxoSmithKline. And before that, I had worked with Heinz, Kraft Heinz. I have also worked with Mother Dairy. I have also worked with Tata Chemicals, जिसका टाटा नमक आता है, वेरी गुड सर। हाँ? And I have also worked with Amul. तो वेरी गुड। तो हम्म, तो यही सब थैंक कंपनी यू थी। सो मच शांतनु जी। ये इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में जो आपने काम किया है, और मतलब इस हम आज आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, मुझे तो लगता है। तो थोड़ा सा और प्लीज बताएं अपनी जर्नी के बारे में कि कौन सी कंपनी से शुरू किया और जो आज बकार्डी में आप काम कर रहे हैं, तो ये जो जर्नी रही, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं प्लीज। तो देखिए, मोटा मोटा 15 साल हो गए मेरे को, है ना, काम करते हुए। तो मतलब इनिशियली अगर मैं आपको, मतलब जो आजकल के बच्चे गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि दे डोंट वांट टू स्टार्ट स्मॉल, है ना? मतलब मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको जो है छोटे से शुरू करना चाहिए। आपको मतलब मेरे पास दो ऑफर्स थे, आईसीआईसीआई डायरेक्ट था और कैरफोर था, बट मुझे एफएमसीजी सीखना था। एंड आईसीआईसीआई डायरेक्ट वाज गिविंग मी 3x ऑफ पैकेज। पर मैं शुरुआत माफी चाहूंगा शांतनु सर, मैं बीच में टोक रहा हूँ, बिकॉज ऑफ जो हमारी ऑडियंस है वो बिल्कुल न्यू है। तो जो एफएमसीजी वर्ड का मतलब है, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा। एफएमसीजी वर्ड का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आगे प्लीज, ओवर टू यू शांतनु जी। हाँ, तो मतलब मुझे इस सेगमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, पर्सनल इंटरेस्ट था, और मैंने सोचा था कि मैं अपना करियर इसमें बनाऊंगा। तो डिस्पाइट कि मेरे को जो है छोटा पैकेज मिला, इट डजंट मैटर, क्योंकि क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म में नहीं देखते हो, आप अपना करियर 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिए जो है प्लान करते हो, और जो स्किल सेट आप शुरुआत में एक्वायर कर लेते हो, वो आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है मैं ना? जान सकता हूँ शांतनु सर कि कौन से सन में आपने अपना करियर शुरू किया, और जो आपने एक स्मॉल स्टार्ट की बात की, तो वो जो सैलरी थी स्मॉल स्टार्ट, वो क्या था? तो मैंने अपना करियर शुरू किया था 2012 में, है ना? ग्रेट। हाँ, 2012 में मैंने शुरू किया था। एंड मेरी स्टार्टिंग सैलरी वाज 6500 6,500 रुपीज ओनली? ओनली, यस। ठीक है। अब
उपाध्याय जी, मतलब मैं आपको अब आपने मुझसे पूछा व्हाई सेल्स, मैंने सेल्स क्यों चुना। मेरे हिसाब से इट इज द मोस्ट मोस्ट रिलेवेंट स्किल एनीवन शुड हैव। मतलब ये एक ऐसा स्किल है जो सबके पास होना चाहिए। सबके पास होना इसलिए चाहिए क्योंकि विदाउट सेल्स एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रन कर सकती। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन सेल्स है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना? हाँ, तो इससे हम अग्री करेंगे। तो इसी वजह से मैं अपना करियर सेल्स में बनाना चाहता। दूसरा, सेल्स में पे पैकेजेस तेजी से राइज होते हैं लोगों के, है ना। आई हैव सीन पीपल इन एचआर जो स्टक हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी फील्ड्स खराब है, बट हर हर फील्ड का अपना एक प्रोज एंड कॉन्स है। मुझे तेजी से आगे बढ़ना था लाइफ में, प्रोफेशनली और पर्सनली, तो सेल्स ने मुझे वो सब कुछ दिया। तो शांतनु जी, इस बात से अगर मैं बोलूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी को भी अपने करियर में अगर बहुत तेजी से ग्रो करना है तो इट मींस उसको सेल्स जरूर आना चाहिए। एम आई राइट? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। टॉप जितनी भी टॉप कंपनीज आप देख रहे हैं आज के डेट में, उनके सीईओज ने कभी ना कभी अपने करियर में सेल्स की हुई है ना। तो उसका उनको फायदा मिलता है। अगर मैं बात करूं लिवर की, तो यूनिलीवर अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाती है जिसमें उसका एरिया सेल्स मैनेजर भी सेल्समैन के साथ आके काम करता है। वो भी मार्केट एक्सपोजर्स लेता है, और वो चीजें उसको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट करती हैं। इसके लिए सर एक बेस्ट एग्जांपल मेरे को अभी याद आ गया जब आपने यूनिलीवर का नाम लिया, कि जो ममा अर्थ के जो फाउंडर हैं वो यूनिलीवर में ही काम किया करते थे एज एएसएम, और उन्होंने आज अपना इतना बड़ा ब्रांड बनाया ममा अर्थ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो भी इसी वजह से कर पाए ना कि उनको जो है क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग दी गई, है ना। तो उनको जो है इस चीज का फायदा मिला। मेरे जिन दोस्तों को नहीं पता है क्रॉस फंक्शनलिटी में जो ट्रेनिंग है वो कैसे मिलती है, तो जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। क्रॉस फंक्शनलिटी में काम करने का मतलब होता है, ये यूनिलीवर में और काफी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूनिलीवर, पीएनजी, हैंस, इन सब कंपनियों में होता है कि कोई एक व्यक्ति जो कि एरिया सेल्स मैनेजर है या टीएसओज है या जिस भी लेवल पे वो काम कर रहा है, उसको क्रॉस फंक्शन में काम करने का मौका दिया जाता है। कि वो फाइनेंस में कभी अगर कुछ साल उसने काम किया अपना सेल्स के अंदर, तो फिर उसको फाइनेंस में भी काम करने का मौका दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग में भी काम करने का मौका दिया जाता है, उसको अकाउंट्स में भी काम करने का मौका दिया जाता है। जिससे क्या है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट का नॉलेज होता है। जो अभी हम लोगों ने एक बड़ी बात की, जो ममा अर्थ के फाउंडर हैं वो इतनी बड़ी कंपनी आज चला रहे हैं, आप हम सभी लोग जानते हैं ममा अर्थ के आईपीओ वगैरह है। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो बड़ी कंपनीज में काम करने का फायदा होता है वो यही होता है कि क्रॉस फंक्शन में काम करने का मौका मिलता है। ओवर टू यू शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवन इवन मैं ये भी बोलूंगा कि जैसे जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, एंड दे वांट टू रियली शेप द थिंकिंग ऑफ द सन और अ डॉटर, तो उनको शुरुआत में अपने बच्चों को किसी और जेंडर में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कराना चाहिए। उसका बेनिफिट ये होगा, क्योंकि क्या होता है कि आप जब अपना एंटरप्राइज चला रहे हो तो वो बच्चा थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहेगा लाइफ में, राइट। एंड जब वो आपकी छाया से बाहर निकलेगा और बाजार में जाके जो है लोग उसे नॉर्मली ट्रीट करेंगे ना, वो उसे आम आदमी है, और वो जब लोगों के अंडर में काम करेगा तो वो एसओपीज लर्न करेगा, है ना। वो काम करने के तरीके सीखेगा। सर शांतनु जी, बीच में टोकूंगा एक बार, थोड़ा सा एसओपीज का फुल फॉर्म अगर मेरे ऑडियंस को बताया जाए कि भी एसओपीज मींस क्या होता है, थोड़ा सा तो और डिटेल्ड में एसओपी के बारे में बात कर एसओपी ली जाए। एसओपी मतलब कि जैसे सेल्स है, सेल्स करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है। उसको जो है ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल टास्क में, और उसको जो देखिए, सेल्स सेल्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस, पता है, है ना। एंड आप भी सेल्स में रहे हैं, एंड आपके और हमने, है ना। जिस ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को नहीं पता है तो मैं बता दूं, करीब हम शांतनु जी के साथ में मैंने ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन में करीब 2 साल काम किया है, और उसके बाद यूनिलीवर में मर्जर हो गया था। तो टोटल हम लोगों का जो वर्क एक्सपीरियंस साथ में रहा है वो 5 साल का रहा है। तो ओवर टू यू शांतनु जी। तो तब से आप और हम अच्छे दोस्त बने,
है ना, पर राइट। तो बात चल रही थी एसओपीस के ऊपर, एसओपीस की। तो देखिए पता जी, मेरा कहना ये है कि सेल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्स बहुत आसान चीज है, बट आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए क्या है। कि देखिए अगर हम बात करें चैनल सेल्स की, चैनल सेल्स इज लाइक कि रिटेल चैनल है, रिटेल को सप्लाई करने वाला एक आदमी होगा जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, है ना। वो एक लड़का हायर उसके अंडर में लड़के होते हैं जो बाजार में जाके उन दुकानों को सर्विस करते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि राइट, मान लो कि एक लड़का डेली जाएगा 30 दुकानों पे जाएगा, 30 दुकानों पे जाएगा और वो आपके ब्रांड्स या आपके जो है जो भी एसकेयूज हैं, मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं, लेट्स से अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल चाय की पत्ती की, तो चाय की पत्ती 1 किलो, चाय की पत्ती 500 ग्राम, चाय की पत्ती 250 ग्राम, चाय की पत्ती 100 ग्राम, है ना। तो वो इस तरीके से जाके दुकानदार से ऑर्डर लेगा। तो हमारा काम ये था कि हमें उसकी क्वालिटी चेक करना, हमें उसको ट्रेन करना, ऑन जॉब ट्रेनिंग देना, उसके साथ में जाके काम करना और उसके टारगेट्स बनाना उसके मार्केट के पोटेंशियल के हिसाब से। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, कि उसका मार्केट का पोटेंशियल। हाँ, तो वो सब चीजें अभी हम बॉटम लाइन में जब जाएंगे अंदर तब हम बात करेंगे। अभी शांतनु जी, जो अभी आपकी करंट कंपनी है बकार्डी, करेक्ट? हम्म, तो हम्म। इसका पूरा नाम क्या है सर, शांतनु जी? बकाडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बकार्डी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, करेक्ट। तो अपना जो इसमें सबसे ज्यादा एसकेयू वो कौन सा बिकता है? तो आप बकाडी लिमोन आपने सुना होगा, बकाडी लिमोन इज आवर लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड, है अच्छा, ना। मुझे 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 इस बारे में कम पता है क्योंकि मैं थोड़ा पीता नहीं, आप मेरी आदत जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बस पूछा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया कि कौन सा नहीं, ब्रांड बेसिकली बकाडी का जो सबसे ब्रेड एंड बटर बोलूंगा तो वो बकाडी लिमोन है। लिमोन। और अगर मैं वॉल्यूम ड्राइवर बोलूंगा इन इन यूपी मार्केट, वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैंने यूपी मार्केट में सेल्स किया है। और अगर वॉल्यूम ड्राइवर की बात करूंगा, जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम सेल्स कर रहा है इज बकाडी ब्लैक। बकाडी बकार्डी ब्लैक जो ब्लैक। ब्लैक रम आती ओके। है ना। बकार्डी और ब्लैक का एमआरपी क्या होता है? तो ब्लैक रम का एमआरपी इज 620 रुपीज अ बॉटल। ओके। तो जो एक चीज मैं इसमें पूछना चाहूंगा, जो मार्जिन्स हम लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर्स में एफएमसीजी में रहते हैं, कॉस्मेटिक्स में रहते हैं, क्या वही मार्जिन्स जो तो देखिए, दारू जो इंडस्ट्री लिकर इसमें रहते हैं? जो लिकर है ना, वो इज अ वेरी हाईली रेगुलेटेड सिस्टम। हाईली रेगुलेटेड सिस्टम इन द सेंस कि मार्जिन्स यहाँ पे एक्साइज तय करती है ओके। ना। आप अपना जो है, इवन प्राइस हाइक्स भी एक्साइज देती है। जैसे यूपी, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। जब से मतलब अगर मैं बात करूं पास्ट में मायावती की सरकार थी एंड अखिलेश की सरकार थी, तो रेवेन्यू, अपना जो रेवेन्यू था ना 10,000 12,000 करोड़ के आसपास था। करंटली आर एक्साइज रेवेन्यू इज 50,000 करोड़। किसी भी स्टेट में अगर टॉप क्या कहते हैं, पैसा जो है जो सरकार कमाती है, उसमें अगर मैं टॉप कंट्रीब्यूटर में बात करूं तो पेट्रोल, डीजल, आपका लिकर, टबैको, ये मेजर रेवेन्यू सोर्सेस हैं, है ना। तो एक्साइज में यूपी का जो कलेक्शन है वो 50,000 करोड़ हो गया इन पास्ट 10 इयर्स, विच इज बहुत, वेरी गुड। ये जो आपने चीज बताया, ये बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो पॉइंट्स आपने बताए, आई थिंक मुझे नहीं पता थे, और मेरे जो ऑडियंस अभी देख रही है हम लोगों को, मेरे ख्याल से शायद ये जो पॉइंट्स है ये काफी सारे लोगों को नहीं पता थे जो आपने मुझे बताए, करेक्ट। अभी हम बैक टू थोड़ा सा और सेल्स पे चलते हैं कि जो सेल्स टीम होती है वो क्या रहती है, हायरार्की क्या रहती है इन कंपनियों में, लिकर तो, कंपनीज में, एफएमसीजी कंपनीज में कुछ डिफरेंस रहता है हायरार्की में? तो देखिए, हायरार्की तो नहीं, थोड़ा सा काम करने के तरीके अलग होते हैं, है ना। काम पहले हम बात कर लेते हैं कि चैनल सेल्स क्या होती है। चैनल करेक्ट। सेल्स, हाँ, चैनल सेल्स क्या होती है कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि दिल्ली है, दिल्ली में मान लेते हैं 20,000 दुकानें हैं, ठीक है। ठीक है। एक लड़का 200 दुकानें कर सकता है। एक डीएसआर 180 दुकानें करता है, करेक्ट। हम 200 पकड़ लेते हैं, करेक्ट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, कि वो आसान हो जाएगा बात करना। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने दो 20,000
को डिवाइड कर दिया 200 से, तो करेक्ट है। कितना आ गया, कितना आ गया, कितने मैन पावर, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। 100 लड़कों की रिक्वायरमेंट हो गई, हाँ 100 करेक्ट डीएसआर चाहिए। करेक्ट। अगर आप देखोगे तो 100 डीएसआर पे आपको मतलब अगर आपको इफेक्टिवली मैनेज करना है तो एक आदमी के अंडर में आप 15 लोग दे पाओगे, करेक्ट है। या आप बहुत ज्यादा आप अगर उसको स्ट्रेस नहीं करना चाहते तो आप उसमें 10 से 20 के बीच में आप मैन पावर रख सकते हो, करेक्ट है। ठीक है। तो आपको 5 टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, ओके ठीक है। 5 टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव के ऊपर आपको एक एएसएम चाहिए। करेक्ट है। एक तरीका तो हो गया कि आप नंबर ऑफ आउटलेट से मैन पावर डिसाइड करते हो। करेक्ट है। दूसरा तरीका हो गया कि आप बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से डिसाइड करते हो कि लेट्स से कि मेरा मैन पावर कॉस्ट आ रहा है 6% का, ठीक है। कि अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा दिल्ली से 5 करोड़ का बिजनेस आ रहा है, धंधा आ रहा है महीने का, है ना। और मेरा 5 करोड़ का बिजनेस आ रहा है महीने का, तो साल का हो गया 60 करोड़, 60 करोड़ ठीक। करेक्ट। 60 करोड़ का धंधा और मैं उसमें 6% की मैन पावर कॉस्ट लगाता हूं, ठीक है। तो 6% की मैन पावर कॉस्ट के हिसाब से 36 लाख रुपए के आसपास, 60 लाख पे 6%, कितना हुआ पता है जी? तो जो हमारे इस समय व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं कि प्लीज इससे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत होना, ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये एकदम बहुत सीखने वाली और बारीकी चीज है जो शांतनु जी बता रहे हैं अभी हमारे साथ में। बहुत पॉइंट वाली चीजें बता रहे हैं कि जब आप बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सेल से रिलेटेड जब गहराइयों में जाएंगे, तो आप बहुत सारी ऐसी बारीकी बारीकी चीज देखेंगे। क्योंकि जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो हमको वहां पॉइंटों में खर्चे देखने पड़ते हैं, क्योंकि जब वो सेल्स जाके करोड़ों में होती है ना, तो 0.1 खर्चा भी अगर हो रहा होता है तो हमें वहां भी लीकेज को रोकना होता है। कहते हैं ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सेम ऐसे ही हमें अपने खर्चे बहुत ज्यादा मेंटेन करके चलने पड़ते हैं जब हम एक स्टार्टअप्स में होते हैं और हम अपनी कंपनी चला रहे होते हैं, या फिर हम सेल्स में भी होते हैं। हमको एक एक रुपए का बड़ा सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। तो ये जो कैलकुलेशंस हमारे साथ शांतनु जी शेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली वही कैलकुलेशंस है, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा। प्लीज ओवर टू यू शांतनु जी। हाँ, तो पता जी आपने बहुत सही बात बोली। तो मान लीजिए मेरा अगर 60 करोड़ का बिजनेस आ रहा था साल का, तो उसका 36 लाख रुपए मेरा एनुअल बजट हो गया जो मैं खर्च कर सकता हूँ। उसमें मेरे को एक एरिया मैनेजर रखना होगा, 5 लड़के रखने होंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट ना, कि हम इस फिगर पे ऐसे पहुंचेंगे। या तो मैं रेवेन्यू साइज से पहुंचूंगा कि मेरा धंधा इतना आ रहा है और मैं अपनी मैन पावर को उस हिसाब से फोकस करूंगा, या फिर मैं नंबर ऑफ आउटलेट से डिसाइड करूंगा। शांतनु, ये तो हुआ सारा कि जो अभी बड़ा बड़ा धंधा चल रहा है उस पर हमने किया ये सारी बातें। बिल्कुल अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा एक टॉपिक ले आता हूँ, क्योंकि मेरी जो ज्यादातर ऑडियंस है वो अभी वो लोग हैं जो सेल्स करियर में आना चाह रहे हैं या स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं या स्टार्टअप्स की तरफ देख रहे हैं। देखिए तो पहला, मैं इस बीच आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अ, जो व्यक्ति अगर स्टार्टअप्स प्लान कर रहा है, क्योंकि मैं भी ज्यादातर लोगों को बोल रहा हूँ कि आप सेल्स सीखिए उसके बाद स्टार्टअप करिए। तो एक व्यक्ति जिसने एक अपना गांव में रहता है, कहीं दूर दराज बिहार और बड़े कहीं गांव देहात में रहता है, करेक्ट, हम्म, उसको सेल्स की जानकारी नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक है। और उसके घर पर गाय पली हुई है और उसके यहाँ घी बहुत अच्छा होता है। उसके मन में स्टार्टअप्स देख करके, ये सेल्स देख करके उसके मन में विचार आया कि मुझे, मेरे यहाँ एक अच्छी क्वालिटी का घी होता है जो कि उसके गांव में 500 रुपए किलो, 400 रुपए किलो या 600 रुपए किलो के आसपास मैक्सिमम बिक जाता है। लेकिन जब वही घी का रेट वो शहर में जाके देखता है तो वो 1400 रुपए, 1500 रुपए किलो बिक रहा होता है। बिल्कुल बस ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, वो एक अच्छी पैकिंग में होता है, उसके ऊपर एक लेवल लगा होता है। बट वो ये जानना चाहता है कि मैं ऐसा क्या करूंगा कि मैं अपना घी 1500 रुपए किलो बेच पाऊं, या क्या मेरे अंदर ऐसे स्किल्स आएंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोस को बनाने का और आगे इस पॉडकास्ट को ले जाने का, वो यही है कि हमारे जो सोसाइटीज में छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सेल्स में करियर करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, तो हम लोग उनकी कैसे हेल्प करें। ये जो
तो इस पे थोड़ा सा प्लीज अपना व्यूज डालें, अपना प्रकाश तो डालें कि क्या उपाध्याय जी, एक ही देखिए, दो तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है, एटीएल और बीटीएल। अबव द लाइन यानी कि टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, ये सब। और बीटीएल होता है बिलो द लाइन। बिलो द लाइन में जो भी आप क्या नाम है, जैसे आप दुकान पे खड़े होकर सैंपल कर रहे हो प्रोडक्ट को, ठीक है, तो आप जो है, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आप पहले लोकली एक मार्केट को कैप्चर करिए। आप पूरी दुनिया को कैप्चर करने से बेटर है कि आप पहले एक जगह को पे अपना जो है कस्टमर बेस बनाइए। और पहले अगर आपने एक जगह को जो है अपने हाथ में कर लिया, तो आपको बाकी जगह एक्सपैंड करने में, यानी कि बाकी जगह जब आप अपना प्रोडक्ट फैलाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं देखो आपको रिकमेंड ये करूंगा। हाँ, बोलिए पता जी, आप कुछ कह तो रहे थे। जो जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो बहुत छोटी जगह से आते हैं, जिनको अभी ये नहीं पता कि कैसे ब्रांड लॉन्च करना है, क्या करना है, सेल्स कैसे करना है, तो मैं आप सब लोगों को दोस्तों बता दूं कि कोई भी ब्रांड लॉन्च करना हो, उसमें सबसे ज्यादा जो टफ चीज होती है वो होती है सेल्स। हर कंपनी हर अपने प्रोडक्ट्स के लिए सेल्स के लिए बात करती है, सेल्स सबसे ज्यादा टफ चीज होती है। तो मेरे इस चैनल पे हम लोग सबको सेल्स सिखाने वाले हैं और रूबरू कराने वाले हैं काफी सारे एक्सपीरियंस लोगों से, जैसे हमारे आज गेस्ट हैं शांतनु जी। तो जो अभी हमने शांतनु जी से सवाल पूछा, वो ये सवाल था कि कैसे एक गांव दूर दराज में बैठा हुआ एक लड़का है, कैसे वो अपना घी का ब्रांड लॉन्च कर सकता है, वो 1500 रुपए और 1600 रुपए अपना घी को बेच तो सकता है। तो इस पर मेरा शांतनु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बात हम लोगों को बताई कि मान लीजिए कोई छोटे गांव में कहीं लड़का अगर कोई बैठा हुआ है जो अपना घी का बिजनेस करना चाहता है, वो ये देखे कि उसके नियरेस्ट सबसे कौन सा सिटी है। जो अभी शांतनु जी का कहना था, जो सबसे नियरेस्ट सिटी है उसकी सेलेक्टेड कुछ दुकानें उसको करना चाहिए अपनी पॉकेट के हिसाब से, बजाय इसकी कि मैं फंडिंग पे जाऊं, कहीं से पैसा उधार लूं या कहीं से एक्स्ट्रा पैसा लूं। नहीं, जितना पैसा है कम से कम पैसे से उसको वो कम से कम दुकानें अपना कवर करके वहां से फीडबैक लेना चाहिए कि कैसा फीडबैक आ रहा है, उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। एम आई राइट? बिल्कुल ऐसा ही कुछ आप शांतनु जी बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही इसके बोला। बाद का स्टेप कैसे होगा, इससे बात के कैसे आगे तो बढ़ेगा? देखिए, मतलब पहले तो आप जैसे मान लीजिए आपने घी का एग्जांपल लिया, तो कस्टमर ट्रायल्स देखिए, एटीएल ना, मतलब जो टीवी, मीडिया, ये तो बहुत महंगा है। शुरुआत में वो बच्चा ना एटीएल और प्रिंट मीडिया नहीं यूज कर पाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे शहर स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट्स करने पड़ेंगे। शहर स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट्स वो कैसे करेगा, और शहर स्पेसिफिक प्रमोशंस वो कैसे करेगा। तो जैसे मैंने अमूल में काम किया है, एंड अमूल में जो कहा जाता है ना कि इट्स अ कंपनी दैट इज ओन्ड बाय फार्मर्स, और प्रोफेशनल्स उसके एम्प्लॉय थे। मालिक फार्मर्स हैं, जो गुजरात के जो है किसान हैं, या जो इंडिया के किसान हैं जो उसे दूध दे रहे हैं, या जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो है ना। एक सेकंड, सॉरी। तो मालिक जो है किसान है उसके, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको करना है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको घी करना है, तो घी का सैंपल कैसे करोगे आप कस्टमर को बॉटल खोल के सुंघा सकते हो, टेस्ट में अच्छा है नहीं है, आपको उसके लिए हो सकता है कुछ मिठाइयाँ बनानी पड़े। शांतु जी, मैं जरा क्या हम ऐसा पॉसिबल है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि घी के क्या हम 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम के कुछ पाउचेस बना सकते हैं मेरा मेरा सैम्पलिंग के लिए? क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन ये है उपाध्याय जी, कि एक नए ब्रांड पे का अगर आपको ट्रायल करना है घी का, तो आप कैसे करोगे। आप दुकान पे गए, एक लड़का खड़ा है, उसने कहा कि भैया मैंने घी बनाया है, बहुत अच्छा घी है, और मेरा ये स्मॉल सा पैक है, आप इसे घर ले जाओ, आप इसे ट्राई करो। एक तरीका तो ये हो गया। करेक्ट। दूसरा तरीका, देन एंड देयर उसने कहा कि भैया ये घी मेरी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, और सेम घी से मैंने कुछ स्वीट्स बना रखी है, ओके। आप इंस्टेंटली टेस्ट करो उसको, और अगर आपको अच्छा लगे, ये मिठाई अच्छी लगे या ये स्वीट अच्छी लगे जो इस घी से बनी है, तो आप मेरा घी लेके जाओ। क्या बेटर अप्रोच होगी आपके हिसाब से, बात है? मिठाई वाली अप्रोच शायद ज्यादा अच्छी हो। एग्जैक्टली, है ना। ये जो केस स्टडी है, अभी एक रिसेंटली एक ब्रांड है, क्या नाम है, आपने चैनल सुना होगा, ये बॉम्बे शेविंग कंपनी में शांतनु करके एक लड़का है, उसके चैनल पे अभी कुछ 2 लड़के आए थे, उन्होंने अपना एक कंपनी लॉन्च की है, उन्होंने इस मेथड को यूज किया, एंड दे फाउंड इट क्वाइट सक्सेसफुल। गेटिंग माय पॉइंट, उपाध्याय जी? तो करेक्ट, करेक्ट। देखिए,
सैम्पलिंग सैम्पलिंग सैम्पलिंग। अगर किसी को अपना ब्रांड लॉन्च करना है, नजदीकी ज्यादा से ज्यादा दुकानों पे अवेलेबल कराइए, उन दुकानों पे डिमांड क्रिएट करिए। डिमांड क्रिएट कैसे होगी? जब आप कस्टमर को सैंपल करोगे, उसका जो है कस्टमर ट्रायल करोगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। मार्केट को स्टडी आप कैसे करोगे कि बाकी ब्रांड्स क्या मार्जिन दे रहे हैं, किस एमआरपी पे जनरल वो आप वो प्राइस किस प्राइस पॉइंट पे आप ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो। मान लो अमूल 650 रुपए किलो है, आप अपना ब्रांड उससे ऊपर लॉन्च करना चाह रहे हो, 700 रुपए पे लॉन्च करना चाह रहे हो, 750 पे लॉन्च करना चाह रहे हो, तो उसके कंपटीशन में कौन कौन है? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि गोवर्धन है, गोवर्धन 750 रुपए में है, आप 750 रुपए की रेंज में लॉन्च करना चाह रहे हो उसे। तो आप क्या करोगे कि आप पता करोगे गोवर्धन का मार्जिन कितना है, वो 5% है, 10% है, 6% है, जो भी है। आप उससे बेटर मार्जिन दोगे ना रिटेलर को, या आप उसके समान मार्जिन दोगे। और उसके बाद आप इस पे काम करोगे कि एक तो आप ज्यादा से ज्यादा दुकानों पे अवेलेबल कराओगे, ज्यादा से ज्यादा एसकेयू अवेलेबल कराओगे। ज्यादा से ज्यादा एसकेयू का मतलब घी 100 ग्राम भी बिकता है, घी 500 250 ग्राम भी बिकता है, घी 500 ग्राम भी बिकता है, घी 1 किलो भी बिकता है। ठीक है, जितना बड़ा पैक बिक रहा है, मैं एग्जाम्पल घी का ले रहा हूं, लेकिन आप इसको बाकी चीजों से भी रिलेट कर सकते हो। तो लेट्स से अगर 1 किलो बिक रहा है, इसका मतलब कस्टमर लॉयल हो चुका है आपके ब्रांड का, है ना। या आदमी अपने यूज के साथ पूजा के लिए वो जो है छोटा छोटा घी लेके जाएगा, तो वो बड़ा घी में नहीं कन्वर्ट होगा। तो आपका सारे एसक्यू दुकान पे अवेलेबल होंगे, तो आपकी अपॉर्चुनिटी टू सेल बढ़ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? पता करेक्ट। है दूसरा। मैं अपने व्यूअर्स को इधर बताना चाहूंगा, तो जो शांतनु जी ने बात बोली है, तो पहली चीज मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का नाम आप सुन रहे हैं, ठीक है, लाइक अमूल, तो अमूल जैसे कि एक ब्रांड हो गया, और उसके एक घी, उसका एक घी के अमूल जैसे कि घी हो गया आधा किलो, तो ऐसे ही अगर 100 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, तो ये अमूल घी के एसकेयू हो गए। करेक्ट। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल ये मैं अपना जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि एसकेयू में और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस होता है। ब्रांड में ये डिफरेंस होता है कि ब्रांड नेम हो गया, उसके बाद में उस ब्रांड के कितने एसकेयू हैं, ये डिफरेंस होता है। तो जितने ज्यादा एसकेयू का जो हमारा रिटेलर है उसकी सेल्फ में लगे होंगे, वो एक सेल्स में कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो बिल्कुल जितने सही। ज्यादा एसकेयू दुकानदार की सेल्फ में लगे होंगे, उतना ज्यादा हमारे ब्रांड के बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ दूसरा, वो पता है जी, आपको ना शहर की सबसे बड़ी दुकानें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। मतलब उस लड़के को शहर की सबसे बड़ी दुकानें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, और उसको बोलना होगा कि भैया मैं आपके यहाँ पे प्रमोशन रन करूंगा। समझिए, आपने दुकानदार को माल दिया एक बार, वो अगर नहीं बिका, उस पर रोटेशन नहीं आया, तो दोबारा आपसे माल नहीं लेगा। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी इन्वेंट्री का रोटेशन आए। यानी इन्वेंट्री रोटेशन मतलब कि आपने उसे अगर 100 रुपए का माल दिया, तो वो आपको नेक्स्ट ऑर्डर तब देगा जब उसका स्टॉक 25 रुपए पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं आप? करेक्ट। तो उसको उसका स्टॉक डिप्लीशन करने के लिए आपको सबसे बड़ी, आप शुरुआत में सिर्फ शहर की 10 दुकानें चुनें, और सिर्फ वहां से अपना ट्रायल रन करें। ट्रायल रन करें, अच्छी पैकेजिंग करें, अच्छा ब्रांड लोगो बनाएं, अपने ब्रांड्स का पेटेंट लें। इससे ये सब शांतनु जी मैं आपको माफी चाहूंगा, मैं बीच में टोक रहा हूँ। जो शांतनु जी ने बात बोली ना, इससे बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में आई है, और आप लोग सुन के, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसी ऐसी बातों में, बातों बातों में ऐसी ऐसी भी स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। करेक्ट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग अभी घी का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं या कोई भी ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट बेस्ट सेल्स स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। ये 100% काम करेगी। आपको अपने शहर की टॉप 15 या 25 या 15 एज पर योर इन्वेंट्री, कि आप कितना पैसा लगा सकते हैं, उस इन्वेंट्री के ऊपर आपको खेल खेलना है। उन 15 और 20 दुकानों के ऊपर सबसे अच्छा क्या करना है, हर एक व्यक्ति, जो भी दुकानदार है, वो ऑफटेक की बात करता है। ऑफटेक मतलब होता है कि दुकान से माल बिक जाने को ऑफटेक बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं दुकान के नियरेस्ट लोकेशन पे ऑफटेक एक्टिविटी करनी है। अब वो ऑफटेक एक्टिविटी क्या हो सकती है? वो ऑफटेक एक्टिविटी हो सकती है गिफ्ट कूपन। फॉर एग्जाम्पल, जो घी का प्राइस है वो 750 रुपए है,
आप उसी दुकान के आसपास एक 100 रुपीज का कूपन लोगों को गिफ्ट करने लग जाएं कि सर मैं जो हूं, मैं शांतनु मिश्रा घी से हूं और ये आपका 100 रुपीज का कूपन है, आप अभी ले लीजिए और फिर ये ऑफर अगले महीने नहीं है, आपको 100 रुपीज अभी ऑफ मिल जाएंगे घी के ऊपर। ये क्या होता है, ऑफटेक एक्टिविटी है, जिससे क्या है, रिटेलर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यार कंपनी क्या गजब की काम कर रही है, ऑफटेक के लिए कंपनी मेरे बारे में सोच रही है। जिससे क्या होगा, ये होती है बीटीएल एक्टिविटी। अभी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं, हिंदुस्तान लीवर हो गया, पीएनजीएस हो गया, क्या कर रही हैं, वो लोग मार्केट में माल डालती हैं, ऐड चलाती हैं, ऐड लोग देखते हो, माल जाके खरीदते हैं। तो सेम वही काम करना है उस दुकान के आसपास। अब लोगों को जा करके पेपर में इंसर्ट डाल के, यूट्यूब पे ऐड चला के, फेसबुक पे ऐड चला के, लोकल लेवल पे सिर्फ उतनी ही जगह पे आपको ऑफटेक के लिए एक्टिविटी करनी है। आप मेरा विश्वास कीजिए मेरे व्यूअर्स, अगर आपने अगर आपने एक दुकान पे अगर 10 एसकेयू लगाए, अगर उसके 4 एसकेयू बिक जाते हैं ना, तो अगले 14 पीस का ऑर्डर आपको मिल जाता है। मैं करेक्ट हूं मैं शांतनु जी, मैं इसमें गलत तो नहीं बिल्कुल बोल रहा हूं? बिल्कुल बादल जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड अभिषेक, मैं आपसे कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस बात पे। देखिए मतलब ये आपको ये समझना पड़ेगा कि बड़ी कंपनीज क्या नहीं कर सकती हैं। बड़ी कंपनीज पर्टिकुलर शहर में फोकस नहीं कर सकती हैं कि एक पर्टिकुलर शहर पर उसका फोकस है। एज अ बिजनेस ओनर, ऑन अ ऑन अ ऑन अ ऑन अ की नोट, आप मान लीजिए कि आप पुणे में रह रहे हैं, या पुणे पुणे के पास में आपका जो है गांव है। आपने आपने जो है पुणे में शहर की सबसे बड़ी 20 दुकानों पे आपने अपने ब्रांड का मूवमेंट कराना शुरू करा दिया। कि वहां पे मूवमेंट कराना शुरू करा दिया, क्यों? तो उससे क्या होगा कि बाकी के जो आसपास की दुकानें हैं वहां से अपने आप डिमांड आने लगेगी आपके प्रोडक्ट की। इसमें आपको एक स्टेप और करना है। इसमें आपको ढूंढना है बाजार में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके रिलेशन अच्छे हों। डिस्ट्रीब्यूटर वो मिडिलमैन है जिसके थ्रू आप माल बेचोगे। आप डायरेक्टली मत उन रिटेलर्स को जो है माल दो। वजह मतलब आप दे सकते हो, बट उसमें आपका क्रेडिट फंसेगा। क्रेडिट फंसेगा मतलब हो सकता है कि आपका उधार लग जाए 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, वो आपको निकालने में दिक्कत हो। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर एग्जिस्टिंगली 5-7 कंपनी का काम कर रहा है, तो उसका जो है ऑलरेडी रिटेल इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा उनसे, वो निकाल लेगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने वाले स्टेप्स पे भी हम अभी बाद में आएंगे उपाध्याय जी। प्लीज पार्क दैट क्वेश्चन कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मैं आइडेंटिफाई माफी करें। चाहूंगा शांतनु जी, लेकिन उसके लिए ना, हाउ टू मेक अ डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके लिए हम एक अलग से सीरीज बनाने वाले हैं। मैं आपको उस पॉडकास्ट में मैं जरूर आपको अगेन इनवाइट करूंगा, तब हम उस बारे में जरूर डेफिनेटली डिस्कस डेफिनेटली। तो करेंगे। मतलब डायरेक्टली दुकानदारों को माल देने से बेटर है कि आप एक मिडिल मैन अपॉइंट करें जो ऑलरेडी जो है उनको सर्विस कर रहा हो, और उनका उसका फीडबैक आपको वो 20 दुकानें 30 दुकानें जहां पे आप एक्टिविटी कर रहे हो वो वही बता देंगे कि इस एरिया के सबसे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है। ठीक है? तो देखिए, एक मार्केट रिसर्च करिए कि एक्चुअल में ब्रांड किस प्राइस पॉइंट पे बिक रहा है, पहला काम। दूसरा काम, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वालिटी अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी नहीं है, तो भी बहुत सारे प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। सिर्फ पैकेजिंग अच्छी है, अंदर माल अच्छा नहीं है, एक बार ट्रायल होगा, दोबारा कस्टमर रिपीट नहीं करेगा, है ना? तो ये चीजों को आपको ये चीजें बहुत क्रिटिकल है। अगर आपके ब्रांड में क्वालिटी भी है और पैकेजिंग भी अच्छी है, तो रिपीट आएगा, आपका आधा काम शॉर्ट हो गया। आप सिर्फ एक शहर को जीते हैं, ये मेरी गारंटी है। आप उस शहर का 30% 40% मार्केट शेयर ले लें, यानी कि 100 रुपए का माल बिकता है उस शहर में, आप 30 रुपए का माल बेचने लग गए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इंडिया में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यूअर्स, जो हम लोगों को देख रहे हैं इस समय, ये चर्चा जो आज की हुई है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी ऑडियंस है उसको पसंद आएगी। और मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं शांतनु जी, सेल से रिलेटेड, क्योंकि मैं सेल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। और कुछ लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज जो हमारे नए गेस्ट आएंगे अभी, तो उनसे प्लीज ये सवाल जरूर पूछेगा। तो मैं अपना एक बार मोबाइल उठा लेता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो, और एक बिल्कुल बार बिल्कुल। सवाल देख लेता हूँ कि अभिषेक, क्या प्लीज लिखा कॉल मी हुआ है। शांतनु। ओह हम्म। ओके। तो जो हमारे पास में है कि जो क्वेश्चन है कि हम कैसे, हाउ डू यू अप्रोच बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट और कस्टमर। तो ये शांतनु जी एक क्वेश्चन है
जो कि पूछ रहे हैं, शशांक जी पूछ रहे हैं जयपुर से, और वो ये जानना चाहते हैं कि मैं कैसे एक अप्रोच रख सकता हूँ, रिलेशन कैसे बना सकता हूँ अपने कस्टमर के साथ में, तो इस पे आपके देखिए क्या पॉइंट है? देखिए क्या है कि आज की डेट में ना बहुत सारे ब्रांड्स आपकी स्टोरी पे चलते हैं कि आपकी इंडिविजुअल स्टोरी क्या थी, समझ रहे हैं? तो मानिए कि मान लेते हैं कि एक लड़की है, छोटे से शहर में रहती है, या एक लड़का है, उसकी 25 गायें हैं, एंड अगर आप उसको जो है डॉक्यूमेंट करें, उसको इंस्टाग्राम पे डालें, लोग कनेक्ट करेंगे। समझिए कि इट इज लॉट मोर देन ओनली अ घी और ओनली अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लोग वो भी जानना चाहते हैं कि ये बेच कौन रहा है, ये आदमी कैसा है ना, इसकी मॉरल वैल्यूज कैसी हैं, है ना, ये कैसी जगह रहता है। तो अगर आप कस्टमर को इंडल्ज कर सकते हो अपनी एक्टिविटीज में, इट इज लाइक, मतलब कस्टमर आपका खुद प्रमोट करने लगेगा। जब वो टैग करने लगे आपको अपनी रील्स में, वो बोल आप समझ रहे हो ना, ये डिजिटल मीडिया में वो आपके बारे में बात करने लगे। तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब इट्स मतलब बहुत अच्छा थैंक यू है। सो मच शांतनु जी। और मैं एक नेक्स्ट सवाल ले लेता हूँ। और आप ओके, ये हमारे तवरेज जी हैं अलीगढ़ से, तो हम्म। जिन्होंने ये सवाल पूछा है कि हम कैसे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेंगे, तो वो हमने ऑलरेडी अपने वीडियोस में शेयर कर लिया है, तो प्लीज इसको देखना ना भूलें। ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल है ये जो सवाल है ये है अमित का, और अमित हमसे जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और वो पूछना चाहते हैं, हाउ डू वी लिवरेज टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल इन सेल्स प्रोसेस। तो ये पूछ रहे हैं कि कैसे हम डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं, तो प्लीज इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो देखिए, मैंने आपको बोला चैनल सेल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें दो ही चीजों को ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा दुकानों पे बेचे और ज्यादा से ज्यादा एसक्यू बेचे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है अच्छा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जरूर लगाएं। आपकी इन्वेंट्री इन्वेंट्री कितना कितना सामान आ रहा है, कितना जा रहा है, आपको हिसाब किताब रखने में। नया नया व्यापारी जो है धोखा तब खा जाता है जब वो हिसाब नहीं रख पाता, वो अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने जो जो माल बेच रहा है उसका प्रॉपर स्टॉक कीपिंग नहीं कर पाता, है ना। तीसरा मतलब दूसरा दूसरा बहुत सारी कंपनीज क्या है, जैसे आज की डेट में यूनिलीवर है, या आज की डेट में ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन है। उन्होंने अपने सेल्समैन को एक मोबाइल दे रखा है, मोबाइल में उन्होंने एक ऐप डाली हुई है। वो जब दुकान पे जाएगा तभी वो ऑर्डर ले पाएगा वहां पे। ऐसा नहीं होगा कि वो घर बैठे बैठे ऑर्डर ले लेगा, वो ऑर्डर डायरेक्ट जाएगा, आपके सॉफ्टवेयर में सिंक हो जाएगा। तो आपको ये भी पता लगेगा कि किस किस दुकान से उसने कितने ऑर्डर लिए दिन में, और उसका एंड में उसका सेल कैसा आया, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच शांतनु जी ये बताने के लिए। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं उनको थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देता हूँ कि अगर हम इसको सिंपल शब्दों में बोलें, तो यही एक्चुअली टेक्नोलॉजी का यूज है कि हमारे सेल्स पर्सन जो ऑर्डर जाके मार्केट में ले रहे हैं वो डायरेक्टली बिना इंटरप्ट किए ऑटो सिंक होकर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पूरा हिसाब किताब है, डेली बेसिस पे वो देख सकता है कि उसके क्या इन्वेंट्री है, और कितना मार्केट में पैसा लगा हुआ है, कितना आ रहा है जा रहा है। तो ये डिजिटल टूल्स हम इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और नई ग्रोथ दे सकते हैं। तो अभी हम लोगों का खैर बहुत समय हो चुका है शांतनु जी, मैंने आपका बहुत समय लिया, और मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस समय मेरे वीडियोस देख रहे हैं, और आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग बहुत जल्दी फिर किसी अपने नए पॉडकास्ट में मिलेंगे। और कुछ अंत में जाते जाते कुछ अगर टिप्स, कुछ लर्निंग अगर मेरे व्यूअर्स को आप देना चाहें प्लीज। देखिए मतलब सेल्स इज ऑल अबाउट कि आप करके देखो, है ना। वो करके आएगी, कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती। मैं और अभिषेक अपने कन्वर्सेशन अपने स्टाइल से आपको बता सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आप खुद फर्स्ट हैंड कस्टमर को जाके नहीं एक्सपीरियंस करोगे, खुद उससे आप बात नहीं करोगे, है ना, अपने प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आप नहीं बात करोगे, क्या क्वालिटीज है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे है, ये सब चीज़ों पे आप नहीं बात करोगे, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे।
आप कैसे सीखोगे? मेरे हिसाब से यही है कि अपने घर से निकलिए, 10 लोगों से बात करिए, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों से बात करिएगा, है ना? जाइए 10 दुकानदारों से बात करिए, अपने नज़दीकी दुकानदार से बात करिए और निराश ना होइए, करते रहिए और आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक्स टू शांतनु जी, इतना कीमती समय हमें देने के लिए और हमारे व्यूअर से मिलने के लिए। तो मैं जाते जाते एक बार सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने यार दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिलीज के साथ में, जो लोग स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, जो लोग सेल्स सीखना चाहते हैं, सेल्स करना चाहते हैं। और अपने क्वेश्चंस हमें जरूर भेजते रहिए हमारी इस वीडियो के कमेंट में कि आप सेल्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप सेल्स से रिलेटेड क्या क्या सीखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा मेरे नए पॉडकास्ट में नए नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद शांतनु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।